फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपको तो मालूम ही है कि वीकेंड पर अब पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है, तो यहां भी शर्त वही है कि हफ्ते भर की तरह यहां अटेंडेंस फुल रहनी चाहिए। यहां हम वो मुद्दे आपको बताते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कराना जरूरी है। और आज मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सियासत का। लोकतंत्र में सियासी पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, तभी देश मजबूत होता है, राजनीतिक विकल्प मजबूत होते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब विपक्षी राजनीति एक अलग धुरी पर कसती दिखती है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात को लेकर बीजेपी ने कुछ ऐसे ही सवाल उठाए कि क्या राहुल गांधी के एजेंडे में राष्ट्रहित है भी? अगर हां, तो फिर भारत के लोकतंत्र की बुराई से लेकर भारत विरोधी चेहरों के साथ उनकी मुलाकात के पीछे का एजेंडा क्या था? फिर क्या पीएम मोदी और देश की मौजूदा इमेज को खराब करने के लिए अब कांग्रेस ने देश विरोधियों के साथ हाथ मिला लिया है क्या, ताकि सत्ता मिल जाए किसी तरह? आखिर वो कौन सी एंटीथेसिस है जिसे लेकर राहुल सत्ता के लक्ष्य को हासिल करने निकले, और क्यों इस पर सवाल है? ये रिपोर्ट देखिए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी सिख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में है, मैं समझता हूं कम जगह में होगी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया, और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। राजनीति के नए दर्शन शास्त्र को लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में कूदे हैं राहुल गांधी। वैसे तो लाइन वही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली है, डरो मत डराओ वाली है, भागो मत वाली है, लेकिन बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है राहुल गांधी के राजनीतिक विचारों। हालांकि 24 के चुनावों के बाद कांग्रेस की छाती फूली हुई है, लेकिन सवाल यह भी है कि राहुल का राजनीतिक दर्शन जो तमाम तरह के त्वरित विरोधाभासों से भरा है, क्या वाकई हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बेहतरी को लेकर गंभीर है? तो सारी बहस मोदी के राष्ट्रवाद की थीसिस, इसके खिलाफ राहुल गांधी की विद्रोही एंटीथीसिस, और इन दोनों के रिएक्शन से निकली भारत के लिए नई विचारधारा की सिंथेसिस को लेकर। राहुल अमेरिका जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तान के हमदर्द हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा का जिम्मा उठाने का दावा करते हैं, मतलब वही वो सुपर हीरो हैं जो देश को बचाने में लगे हैं ऐसा दिखाते हैं। लेकिन उसी संविधान के तहत जम्मू कश्मीर से खत्म किए गए आर्टिकल 370 का विरोध करने वालों के साथ विदेश के दौरे पर राहुल गांधी की बैठकी दिखती है। इतना ही नहीं, एक नया विषैला राग और छेड़ देते हैं देश के सिखों को लेकर कि हिंदुस्तान में अब लड़ाई इस बात की है कि सिख पगड़ी और कड़ा पहन पाएगा या नहीं। आप सोचिए बॉस कि राहुल गांधी का बयान कितना खतरनाक है कि उनके बयान पर खालिस्तानी पन्नू तालियां मार रहा है, दुनिया को बता रहा है कि देखो जो मैं कहता था वही तो भारत का नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है। ऐसे में आप खुद बताइए कि राहुल गांधी कौन से एंगल से देश को जोड़ने का प्रयास करते दिखते हैं? यह लेवल है उनकी पॉलिटिकल सीरियसनेस का। और क्या जबरन ऐसे मुद्दे छेड़कर देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? पहली बार संसद में किसी जिम्मेदार पद को हासिल करने के बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह पहला विदेश दौरा था। उम्मीद थी कुछ सीरियस बातें होंगी, आशा थी कि हिंदुस्तान की नई तस्वीर को दुनिया को दिखाएंगे राहुल गांधी, लेकिन बात अति गंभीर हो गई। जैसे अनगाइडेड मिसाइल दाग दी, जैसे भारत के लोकतंत्र से बदतर हालात तो साहब है ही नहीं गई। राहुल गांधी की तरफ से जो हमले हुए अमेरिकी जमीन से, उसका लब्बो लुआब ये था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हुआ, संविधान खतरे में था, चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में था,
मीडिया काम नहीं कर रहा था, कोर्ट काम नहीं कर रही थी, मुझे 2 साल की सजा दी गई। और अगर ये सब कुछ ठीक होता तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की कमान संभालने से तो रोक ही लेते। I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. We fought an election with our bank accounts frozen. Right now, I don't know. I mean, I don't know any democracy where that's happened. Maybe, that type of thing happens in Syria or used to happen in Iraq. But we literally sat during our election and spoke to our treasurer, and he says, well, we have no money. 20 plus cases with me. I'm the only person in Indian history to get a prison sentence for defamation, right? We have a chief minister who's in jail right now. वैसे राहुल गांधी कई मामलों में इकलौते ही हैं, लेकिन अपनी विदेश यात्रा के आख्यानों में राहुल का किया धरा क्या रहा, इसकी विवेचना जरूरी है। अमेरिका की जमीन पर राहुल भारत के भविष्य को लेकर विजन भले ही न बाज पाए हों, पर इस अभूतपूर्व यात्रा में उन्होंने खुद के किरदार को यूं रखा कि वो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले योद्धा हैं, तानाशाही के पीड़ित भी हैं, मजलूमों के हीरो हैं, जेल की सजा पाए एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, और वही भारत के सच्चे हितैषी हैं। तो क्या राहुल गांधी मोदी की राजनीतिक थीसिस के खिलाफ एक एंटी थीसिस लेकर उतरे हैं? अब मोदी की सियासी थीसिस के विरुद्ध राहुल की इस एंटी थीसिस का कंटेंट क्या है, इसे हम आगे देखेंगे। पर सवाल यह है कि क्या एंटी थीसिस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के सो कॉल्ड तप में नाजिल हुई थी? क्योंकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेसियों में उन्हें तपस्वी करार देने की होड़ मच गई। जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले, और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं, मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है। तो तपस्वी राहुल गांधी की सियासी एंटी थीसिस में क्या है, जिसे वो मोदी के राष्ट्रवादी थीसिस की काट के तौर पर रखते हैं? इसे देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल के इस एंटी थीसिस से देश हित में कौन सी सिंथेसिस निकलेगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या मोहब्बत की दुकान वाली इस एंटी थीसिस में भारत को जोड़ने वाली कोई लाइन दिखती है? See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. बिना लाग लपेट के कहें तो ये लड़ाई कोरी और कोरी राजनीति की है, और एक्सपर्ट मानते हैं कि ये वही राजनीति है जिसकी जद में उनकी दादी इंदिरा गांधी भी आई थी और बलिदान हुई थी। और सोचिए जरा, ये कौन कह रहा है? ये उस पार्टी का नेता कह रहा है जिसकी सत्ता के दौर में सिखों का नरसंहार हुआ। और किन पर आरोप लगे थे? कांग्रेस का झंडा उठाकर फिरने वाले कांग्रेसियों पर। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े कुल बंगश मामले में पिछले ही साल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में 78 साल के कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया गया।
टाइटलर पर आरोप है कि 39 साल पहले दिए भाषण में उन्होंने भीड़ को उकसाया था। भीड़ ने गुरुद्वारे में आग लगा दी थी, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और सुनिए, कांग्रेस शासनकाल में टाइटलर को सीबीआई ने 3 बार क्लीन चिट दी थी। पहली क्लीन चिट 2007 में मिली, मगर अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दोबारा जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद 2013 में सीबीआई ने फिर से सबूतों का अभाव देकर टाइटलर को क्लीन चिट दे दी, जबकि इसी साल 30 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह पाया कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। और कांग्रेस के एक और नेता सज्जन कुमार इसी मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के दंगे पर राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक भाषण याद आता है, उसे भी सुनना जरूरी है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बड़ा पेड़ गिरा तो जमीन हिली। क्या 1984 में हुए सिखों के नरसंहार का यह कांग्रेसी जस्टिफिकेशन था? हद तो यह है कि अमेरिका में राहुल गांधी के राजनीतिक दौरे की प्लानिंग करने वाले अंकल सैम तक 84 के दंगों पर कहते रहे हैं, हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। तो मोहब्बत की दुकान वाला दर्शन यहीं चिंदी चिंदी कर बिखर जाता है। राहुल गांधी आखिर कौन सा फॉर्मूला लेकर मैदान में उतरे हैं? कहते हैं कि व्यक्ति की सोहबत से बड़े संकेत उस व्यक्ति के विचारों के मिलते हैं। तो मोदी के राष्ट्रवादी थीसिस की काट में राहुल की एंटी थीसिस को समझना हो तो इन तस्वीरों पर टीकाएं जरूरी हैं। कांग्रेस के जननेता राहुल गांधी की इन तस्वीरों को देखिए। ये मोहतरमा है अमेरिका की सांसद इल्हान उमर। इन्हें आप भले न पहचानते हों, पर भारत विरोधी और भारत के बाहर भीतर रहने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी इनके मुरीद हैं। इल्हान उमर भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान दौरे पर पीओके भी गई थी। हिंदू फोबिया पर विवादित बयान देती हैं। इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में मोदी के भाषण का विरोध किया था। भारत में मुस्लिमों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, ये आरोप लगाए थे। मोहतरमा इस्लामोफोबिया पर प्रोएक्टिव हैं और पाकिस्तान की वकालत करती हैं। Modi and the PJP government, all of these mutual values have been threatened. And I think we have to understand the situation is in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the PJP. Why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? अमेरिका की ये महिला सांसद इल्हान उमर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान गई थी। वहां पर पाकिस्तान के नेताओं से मिली और फिर पीओके पहुंच गई। इल्हान उमर ने पीओके जाकर ये भरोसा दिया था कि वो बाइडेन प्रशासन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाएंगी। तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था कि कैसे अमेरिका की एक सांसद पीओके में पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा चलाने पहुंच गई।